गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। देखो, वैसे तो आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टडी पैटर्न है वो ऐसा रहा है कि अपने को रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मेन बुक की, राइट। अब मेन बुक में भी केवल आपने क्या किया, आपने उसमें एसएम पूरा किया, आपने उसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एमटीपी सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उसमें कवर किए, फिर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो सब उसमें कवर किए। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए। जब से आईसीआई बना है तब से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, मिनिमम 17 से 18 साल के तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व किए ही है, राइट। एमटीपी आपने कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए? 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितने अटेम्प्ट के आपने एमटीपी सॉल्व किए, आरटीपी सॉल्व किया, पूरा एसएम सॉल्व किया। तो ये सब काम तो जो हम लास्ट में करते हैं रिवीजन के नाम पे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, आपने एसएम कर लिया, एमटीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। और कैसे किया वो आपने पहले दिन घर से करने के लिए दिया, अगले दिन वो मैच हुआ, तो ऐसे करके आपकी 2 रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 रिवीजन आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपने उसके बाद टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट तो दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के आपने इतने क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। ये नहीं कि 5-10 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया गया हो, आपका कोई भी टेस्ट 60-70-80 नंबर से कम नहीं था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए, फिर टेस्ट के टाइम पे आपने रिवाइज किया, राइट। तो एक रिवीजन आपकी, थर्ड रिवीजन यहाँ पे हो गई। फिर इसके अलावा आप यूटी दोगे, 1-2 यूटी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आप 3-3 यूटी दे रहे हो, राइट। तो एक आपकी यहाँ पे हर रोज रिवाइज हो रहा है, 1/3 सिलेबस। ठीक है, और फिर आप एफटी दोगे, एफटी में रिवाइज हो जाएगा। एफटी में एक एक सब्जेक्ट के आप 3-3 एफटी दे रहे हो, तो 3 बार आपका सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का रिवीजन का जो पैटर्न है इसमें किसी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, मेन क्लास इतना अच्छे से किए हुए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए, सिस्टमेटिक आपकी सारा टेस्ट चेक होके भी मिले, वहां आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर यूटी दोगे, एफटी दोगे, रिवीजन तो आपकी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पाए थे, जैसे पारस एट होम पे अपने बच्चे, अच्छा ये जो पारस एट होम पे बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्चुअल सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल क्लासेस नहीं लगाई, जो आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है उसकी ही रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो जो आप लोगों के डाउट है वही डाउट उनके भी होते हैं, है ना। तो डाउट साथ के साथ क्लियर हुए, हर क्लास में क्लियर हुए डाउट, राइट। और उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, कॉल पे उन्होंने डाउट ले लिए, उन्होंने जूम क्लासेस पे डाउट ले लिए, है ना। तो ऐसा करके कितनी बार रिवीजन हो गया, कितना एक एक चीज उनको क्लियर है ना। इन इतने सारे बच्चों के जो डाउट आए वो तो उनके क्लियर हो ही गए, उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉल पे या जूम मीटिंग पे वो उन्होंने डाउट लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण बच्चा नहीं आ पाया है, या क्लास नहीं लगा पाया, या किसी कारण से कुछ भी कोई इशू हो गया और बच्चा नहीं कर पाया, तो उसके लिए है आपके ये रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन लेक्चर ठीक ठाक से लगा लोगे तो आपका इतना हो जाएगा कि आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो देखो अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि इस सिस्टम को अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है अपना रिजल्ट इसलिए इतना अच्छा रहता है, 70-80% रिजल्ट रहता है। इसका कारण यही है, अगर बच्चे ने सिस्टमेटिक स्टडी की है, मतलब उसने क्लास ठीक से लगाई है, पूरी रेगुलर अटेंडेंस है, अगले दिन उसने डाउट्स लिए ठीक से, होमवर्क किया है ठीक से, टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूटी दिए, एफटी दिए, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% बच्चा पास है अगर उसने ये सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ किसी भी कारण से
अगर आपकी रह गई है तो अपन ये रिवीजन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ये प्रोबेबिलिटी की ही एक्सटेंशन है, वो ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, अभी बस शॉर्ट में कर रहे हैं। तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा 3 क्वाइंस है, 3 क्वाइंस और हमें बताना है कि हेड आने के चांस क्या है, ठीक है। 2 हेड आने के चांस कितने हैं, तो आपने क्या बनाया, सैंपल स्पेस बनाया, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या बना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ये सारे 8 केसेस बने। फिर उसमें से 2 हेड चेक किया आपने, 3 केसेस में आ रहे हैं, ऐसे ही किया, ठीक है। अब इसी बात को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ 3 क्वाइंस से तो हमने मैनेज कर लिया, ऐसे 4 क्वाइन तक भी मैनेज कर लेंगे। अब मान लें 10 क्वाइंस हो गए, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 1024। इसमें तो मैनेज नहीं कर पाएंगे ना कि सैंपल स्पेस बनाए फिर उसमें फेवरेबल देखें कि 4 हेड आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। तो हम इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं, जो आपने केसेस देखे कि 2 हेड है, तो उसमें हेड देखो इन प्लेसेस पे था, है ना। तो कौन कौन से प्लेस है ये, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड, है ना। 3 प्लेसेस में से 2 प्लेस सिलेक्ट कर लिए, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ रहा ना, अरेंज तो कर ही नहीं रहे, केवल सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। हेड हेड, पहले वाला हेड हो दूसरे वाला हेड हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, कॉम्बिनेशन है। तो आपने क्या किया, 3 में से 2 हेड सिलेक्ट कर ले कि कहां आएंगे। 3 प्लेसेस में से वो 2 हेड फर्स्ट सेकंड प्लेस पे आएंगे, फर्स्ट थर्ड प्लेस पे आएंगे या सेकंड थर्ड प्लेस पे। तो 3C 2 वेज बनेंगे, कर लिया सिलेक्ट। अब देखो हेड भी आएगा, टेल भी आएगा, काम तो तीनों करने हैं ना, तो थ्योरम प्रोबेबिलिटी तीनों की लगेगी। हेड आने के चांस बताओ कितने हैं, 1/2, दूसरा हेड आने के चांस 1/2, टेल आने के चांस 1/2। तो देखो सक्सेस हम क्या बोल रहे थे, हेड आने को, तो हेड कितनी बार आया, 2 टाइम, और टेल कितनी बार आया, 1 टाइम। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, ये टोटल क्वाइंस हो गए n में से हमें कितनी सक्सेस चाहिए, 2, तो r सक्सेस चाहिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, वो कितनी बार आएगी, जितनी बार हमें सक्सेस चाहिए, 2 टाइम चाहिए थी तो 2 बार आई, तो सक्सेस कितने बार, r टाइम, ठीक है। और बाकी बचा फेलियर, फेलियर कितनी बार आएगा, n-r टाइम। बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूं, अगर मान लिया यहां पर 4 क्वाइंस होते, 4 क्वाइंस में से हमें चाहिए 2 हेड, तो पहले आप डिसाइड करो कौन से 2 प्लेसेस पे अपने को हेड चाहिए, ठीक है। तो हेड बताओ 4C2, ठीक है। 2 प्लेसेस डिसाइड हो गए, फर्स्ट सेकंड हो सकता है, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, तो टोटल 6 केसेस आ रहे हैं ना। अब हेड आएगा 1/2 चांस, हेड 2 बार आएगा ना, तो 1/2 भी 2 बार आएगा, और 2 बार टेल आएगा, तो यही बनेगा। तो देखो इसको भी इससे कंपेयर करो, n-c-r, सक्सेस कितने टाइम है, r टाइम, बाकी बचा फेलियर। क्लियर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो चारों की ही आएगी ना, क्योंकि चारों काम कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये बताओ क्लियर हो गया, ये ही प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है। जब ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो अपने को एक फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार फॉर्मूला मुझे बताएंगे, n-c-r, सबकी आवाज नहीं आई, ठीक है। n-c-r, p की पावर r, q की पावर n-r। यहां से फाइंड आउट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ना,
ये भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट की है। तो n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल। r क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इतनी बात बताओ क्लियर हो गई क्या? बाइनोमियल का फॉर्मूला एक बार फिर से सबकी आवाज क्या होता है? n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r। नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर डेटा और हैवी हो जाता है जैसे 10, 20, 30, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, तो उस केस में पॉइजन लगा देंगे और सक्सेस के चांस बहुत कम हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस m की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। यहां से भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर ये तो दोनों है हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स है, पॉइंटों में तो नहीं होते ना, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू है, तो इनमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे हाइट, वेट, वेजेस, ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है, तो इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से भी प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट करते हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी का चांस होता है 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के। अब इसमें ये जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके n तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है और n भी हो सकती है। इसमें जो r की वैल्यू है 0, 1, 2 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जा सकती है। इसमें जो आपकी x की वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसमें वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। तो इतनी बात बताओ, बेसिक फॉर्मूला क्लियर है क्या? तीनों ही तरीके हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के। ये दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कॉन्टिन्यूअस, तीनों से ही प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, जब डेटा थोड़ा सा हैवी हो गया, जब तक सिंपल डेटा था तो हम किससे काम चला रहे थे? प्रोबेबिलिटी से, है ना, फेवरेबल ओवर के टोटल या मॉडर्न डेफिनेशन से। बट उससे भी ज्यादा हैवी हो जाता है तो बाइनोमियल। तो एक बार बाइनोमियल का फॉर्मूला बताना, सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस। उससे भी ज्यादा हैवी हो जाए तो पॉइजन, तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस एम की पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो तो 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले आने चाहिए। तो फॉर्मूले बताओ, सबको याद हो गए? इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज एक बार बुक में से ही देख लेते हैं। नॉर्मल का फॉर्मूला है 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन कैसे आएगा कि मीन फाइंड आउट करो, तो यहां दे रखा होगा सारी वैल्यू, बस आपको कंपेयर करके यहाँ पे देखो, मान लिया 5 दे रखा है तो मीन की वैल्यू 5 हो गई। ऐसे ही यहां जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखो, मीन, मीन किसके इक्वल होता है? एनपी। वेरिएंस एनपी क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एनपी क्यों। मीन हमेशा ग्रेटर देन वेरिएंस होता है इसमें। ठीक है, और वेरिएंस मैक्सिमम कब होता है? जब p 1/2 हो। और मैक्सिमम वेरिएंस की वैल्यू देखो, वेरिएंस होता क्या है? एनपी क्यू। तो एन पी कितना? 1/2, क्यू कितना? 1/2, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम वेरिएंस? n/4। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक कब होता है? जब p और q दोनों 1/2 के इक्वल हो। पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है? जब p लेस देन 1/2। नेगेटिवली स्क्यूड जब p ग्रेटर देन 1/2। मोड की वैल्यू n+1 इंटू p। जैसे मान लिया n की वैल्यू 10 दे रखी है, सक्सेस के चांस मान लिया 1/2 है। अब बताओ मोड कैसे कैलकुलेट होगा? n+1 इंटू p। तो चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 5 कैसी वैल्यू है? ये एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो तो इसका इंटीग्रल पार्ट हमारा मोड हो जाता है। तो मोड कितना हो जाएगा? 5। अब मान लिया यहाँ पे n11 होता और p की वैल्यू 1/2। अब चेक करो कितना आ रहा है? 11 + 1
साथ में 1/2 कितना आ गया 6। 6 एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो दो मोड हो जाएंगे 6 और 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मोड कैसे कैलकुलेट होता है n+1 इंटू पी। अगर इंटीग्रल वैल्यू आती है तो दो मोड, वो वैल्यू और उससे कम। नॉन इंटीग्रल वैल्यू होती है तो उसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, टोटल कितने मोड हो सकते हैं? देखो यूनिमोडल भी हो सकता है, देखो यहाँ पे एक ही मोड आया था, और दो मोड भी हो सकते हैं, तो यूनिमोडल भी हो सकता है, बाई मोडल भी हो सकता है। इसकी फिटिंग होती है मेथड ऑफ मूवमेंट से, और इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है n1 और n2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, p एज इट इज रहेगा। ठीक है, n हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, p हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये इतना अपने को पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से बताएंगे मुझे इसकी सारी प्रॉपर्टी। मीन बताओ, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम वेरिएंस 0.5 पे। मैक्सिमम वेरिएंस होता कितना है n/4। फिटिंग कैसी होती है मेथड ऑफ मूवमेंट से। मोड कैसे कैलकुलेट होता है n+1 इंटू पी। इंटीग्रल वैल्यू आए तो दो मोड, वो वैल्यू और उससे कम। नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए तो उसका इंटीग्रल पार्ट। सिमेट्रिक कब होता है p = 1/2 पे। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है p < 1/2। नेगेटिवली स्क्यूड कब होता है p > 1/2। प्रॉपर्टी बताओ, सबको याद है? इंडिविजुअल सुन लो। हाँ जी, इधर लास्ट में मीन, फटाफट बताते जाओ। मीन, इधर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड कैसे कैलकुलेट होता है? इंटीग्रल वैल्यू आए तो दो मोड होते हैं। इंटीग्रल वैल्यू आए तो वो वैल्यू और उससे कम। नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए तो इंटीग्रल। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक कब होता है ग्राफ? मैक्सिमम वेरिएंस, उल्टा बोल गया तू, क्या दिख रहा था क्या थोड़ा थोड़ा? अच्छा, मैक्सिमम वेरिएंस n/4। सिमेट्रिक कब होता है 0.5 पे। इधर वेरिएंस की वैल्यू, npq। नेक्स्ट, मैक्सिमम वेरिएंस n/4। हाँ जी, मीन और वेरिएंस का रिलेशन, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी n1 + n2 इंटू p। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है e की पावर -m की पावर r/r फैक्टोरियल। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन होती है n वेरी लार्ज, लेकिन सक्सेस के चांस वेरी स्मॉल, और फेलियर के चांस वेरी लार्ज 10/1। लेकिन एनपी कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। ऐसा ना हो कि एनपी भी इनफाइनाइट बन जाए। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर्टीज तो क्लियर है। मीन बताओ किसके इक्वल? m, वेरिएंस m, और स्टैंडर्ड डेविएशन √m। इसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये यूनिपैरामीट्रिक है, एक ही पैरामीटर है और इसका पैरामीटर होता है m। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कौन सा होता है? n एंड p, दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, n और p, तो दो पैरामीटर है, इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बाई पैरामीट्रिक। और क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाई पैरामीट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि p हमेशा < 1/2 होता है, तो ग्राफ इसका हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। और इसमें मोड वैसे ही फाइंड आउट करते हैं, अगर इंटीग्रल वैल्यू आए तो दो मोड, नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए तो उसका इंटीग्रल पार्ट। और इसकी फिटिंग कैसी होती है? मेथड ऑफ मूवमेंट से। एडिटिव प्रॉपर्टी, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज बताओ, याद है सभी को? दोबारा बताओ, n कैसा होता है? वेरी लार्ज। सक्सेस के चांस वेरी स्मॉल, फेलियर के चांस, लेकिन np कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा पॉजिटिवली स्क्योर्ड, क्योंकि p हमेशा < 1/2। मीन और वेरिएंस का रिलेशन, मीन = वेरिएंस। एडिटिव प्रॉपर्टी,
m1 प्लस m2। ठीक है, मोड कैसे कैलकुलेट होता है, m से। अगर इंटीग्रल वैल्यू आए तो 2 मोड, वो वैल्यू और उससे कम। नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए तो उसका इंटीग्रल पार्ट। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, प्रॉपर्टीज बस एज इट इज याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है, एक बार देख के बताओ सभी। 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। वंस अगेन 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल 2 सिग्मा स्क्वायर। वंस अगेन फॉर्मूला इधर इधर पहचाना तो मैंने, ठीक है ना? हाँ जी, बताइए क्या होता है फॉर्मूला। वंस अगेन ठीक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखो, इट इज सिमेट्रिकल एंड बेल शेप। इसकी ग्राफ बेल शेप ग्राफ बनेगा, मतलब जितना अपवर्ड टेंडेंसी का होगा उतना ही डाउनवर्ड टेंडेंसी का। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा मीन, ये पॉइंट इधर मीन होता है, यहीं पे आपका मीडियन होता है और यही पॉइंट आपका मोड होता है। ठीक है, मीन मीडियन मोड इसमें सब इक्वल होते हैं। जैसे अपना ये सम वाला जो क्वेश्चन था, अगर इसका ग्राफ बनाने लग जाए तो सम देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 और इसके चांसेस कितने थे, प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने लग जाए तो देखो पहले वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस से 6 5 4 3 2 1। तो सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा ना। तो इसमें एक बार आप एवरेज कैलकुलेट करके देखो, एवरेज क्या आएगी। अगर ये मान लिया फ्रीक्वेंसी है तो एवरेज आपकी आएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, इधर वाली वैल्यू, और ये वाला पॉइंट आपका मीन बनेगा, यही मिडल मोस्ट आइटम है और यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड इसमें सब इक्वल होते हैं। तो समझ में आ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसका ग्राफ सिमेट्रिकल हो, जितना अपवर्ड टेंडेंसी का उतना ही डाउनवर्ड टेंडेंसी का। तो इसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, टोटल एरिया 100%, ठीक, जिसमें से 50% एरिया इधर 50% एरिया इधर, परसेंट यानी कि 0.5 लिख देंगे अगर टोटल को 1 कंसीडर करते हैं। तो 0.5 एरिया इधर, 0.5 एरिया इधर। इधर मीन होता है ये वाला पॉइंट जहां कर्व अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं एक्स बार प्लस सिग्मा और एक्स बार माइनस सिग्मा, ये इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। तो देखो यहाँ कर्व अपनी पोजीशन चेंज करा ना, पहले ऐसा था और फिर एकदम से अपनी शेप चेंज की। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया ना किसके इक्वल, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा। इसके बाद इधर एक पॉइंट है एक्स बार प्लस 2 सिग्मा एंड एक्स बार प्लस 3 सिग्मा। सिमिलरली एक्स बार माइनस 2 सिग्मा और एक्स बार माइनस 3 सिग्मा। तो ये टोटल सारा एरिया कवर कर देंगे एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा तक, बहुत थोड़ा सा एरिया और बच जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर कर देते हैं। तो एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा आपको याद है कितना एरिया कवर करता है, कितना 68.27%। एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा कितना एरिया कवर करता है 95.45%। और एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा कितना एरिया कवर करता है 99.73%। तो ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो गया ना। अगर इसको देखें 9973, टोटल एरिया अगर 1 है तो 0.9973 तो इन्होंने कवर ही कर दिया ना यहाँ तक। उसके बाद बहुत थोड़ा सा एरिया बच जाता है, लेकिन ये कभी भी लाइन को टच नहीं करेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसके पास रहेगा बट टच नहीं करेगा। अब देखो ये बात समझ में आ गई कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल और बेल शेप। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, मीन पे। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। कर्व हमेशा सिमेट्रिकल होता है और किसके अबाउट मानते हैं हम, मीन के अबाउट।
मीन मीडियन मोड इसमें सब इक्वल होते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि एक ही मोड होता है तो इसीलिए ग्राफ कैसा होता है, यूनिमोडल। इसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, पैरामीटर इसके होते हैं मीन और वेरिएंस, ये ध्यान रखना, इसके पैरामीटर होते हैं मीन और वेरिएंस। तो दो पैरामीटर है इसीलिए कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, बाई पैरामीट्रिक। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तो बाई पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाई पैरामीट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, बाइनोमियल, और बाई पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, नॉर्मल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और केवल बाई पैरामीट्रिक पूछ ले तो बाइनोमियल और नॉर्मल दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसकी फिटिंग कैसी होती है, दो तरीके से होती है, ऑर्डिनेट और एरिया। इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा। तो एरिया में एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा कितना एरिया कवर करता है, 68.27%। एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा 5.45%। एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा, इंडिविजुअली सुन लो, लास्ट बेंच, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा 68.45। हाँ जी, इधर एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा, लास्ट बेंच। नेक्स्ट एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा, नेक्स्ट एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा, नेक्स्ट पैरामीटर कौन से होते हैं इसके, ये कह रहे हैं कि बता पैरामीटर पैरामीटर मीन और वेरिएंस। नेक्स्ट स्टूडेंट, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस किस में होता है, बाइनोमियल में। मीन इक्वल टू वेरिएंस किस में होता है, आगे चेक वाली टी शर्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, कैसा बनता है, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, अब इधर बोलना है इसको, पढ़ाकू बच्चे को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी अगर लेस देन 1/2 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। एडिटिव प्रॉपर्टी बताना बाइनोमियल की, बाइनोमियल की एडिटिव प्रॉपर्टी, ये कहां से आ गया, ये दिखाऊं कहां से आया। अच्छा बताओ, N1 प्लस N2 P। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है टोटल एरिया 1 के इक्वल, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रेशो होता है, 10:12:15। क्वार्टल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन और मीन डेविएशन 5/6। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। तो इसमें जो आपका एक कर्व होगा, ये जो पॉइंट है x बार, इधर हम z इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो जो x बार प्लस सिग्मा है, इधर z कितना हो जाएगा 1, x बार माइनस सिग्मा पे z हो जाएगा -1, x बार प्लस 2 सिग्मा पे z की वैल्यू हो जाएगी 2, x बार -2 सिग्मा, इधर z की वैल्यू हो जाएगी -2। क्लियर है इतनी बात। तो z की वैल्यू बताना किसके इक्वल, x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। तो यहां मीन किसके इक्वल, 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो वेरिएंस कितना 1, वेरिएंस भी इतना होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बन जाएंगे, -1 एंड 1। क्यों, क्योंकि x बार प्लस माइनस सिग्मा होता है ना, तो x बार कितना हो गया 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो +-1 बन गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
नेक्स्ट है फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 की वैल्यू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन 0.675 सिग्मा भी कह सकते हो, 2/3 सिग्मा भी कह सकते हो, ठीक है। क्यूमुलेटिव होता है जो भी पॉइंट है उससे लेस का सारा एरिया, और इसके पैरामीटर क्या होते हैं, मीन और वेरिएंस, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी है, मीन में मीन ऐड हो जाएगा, वेरिएंस में वेरिएंस ऐड होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम, तो प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेना, और तीनों फॉर्मूले एक बार मुझे फॉर्मूला दोबारा बताएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस का रिलेशन, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस। मैक्सिमम वेरिएंस कितना होता है 0.5 पे, होते कितनी है वैल्यू n/4। पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है p लेस देन 1/2। सिमेट्रिक कब होता है p 0.5 पे या 1/2 कह सकते हो। नेगेटिवली स्क्यूड कब होता है p ग्रेटर देन 1/2। मोड कैसे कैलकुलेट होता है n+1 इंटू p। इंटीग्रल वैल्यू आए तो 2 मोड, वो वैल्यू और उससे कम। नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए तो इंटीग्रल पार्ट। इसकी फिटिंग कैसी होती है, मेथड ऑफ मूवमेंट से। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है n1 + n2p, ठीक है। इसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, n कैसा होगा इसमें, वेरी लार्ज सक्सेस के चांस, वेरी स्मॉल फेलियर के चांस, वेरी लार्ज, लेकिन np कैसा होता है फाइनल। मीन और वेरिएंस का रिलेशन, मीन की वैल्यू m, वेरिएंस m, स्टैंडर्ड डेविएशन √m, ठीक है। इसमें मोड कैसे कैलकुलेट होगा, m से ही। m अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो 2 मोड, वो वैल्यू और उससे कम। नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो इसका इंटीग्रल पार्ट। तो ये यूनी मॉडल भी हो सकता है। पैरामीटर इसका कौन सा होता है m, तो ये यूनी पैरामीट्रिक है। बाइनोमियल का पैरामीटर, बाइनोमियल का पैरामीटर कौन कौन से होते हैं n एंड p। 2 पैरामीटर है तो बाई पैरामीट्रिक। लेकिन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से है, बाइनोमियल एंड पॉइसन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कैसा बनेगा, बेल शेप एंड सिमेट्रिक। टोटल एरिया किसके इक्वल 1, आइदर साइड 0.5। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x बार प्लस माइनस सिग्मा। x बार प्लस माइनस सिग्मा कितना एरिया कवर करता है 68.27%। x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा, x बार प्लस माइनस 3 सिग्मा। Q1 की वैल्यू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 की वैल्यू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। जेड की वैल्यू किसके इक्वल, x माइनस x बार बाय सिग्मा, ठीक है। इतना सब कर लोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस देखिए, कुछ एक क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन ही कराऊंगी, फटाफट सॉल्व करते जाओ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आसान भी है। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते जाओ। क्या ये पॉसिबल है, मीन बाइनोमियल, मीन किसके इक्वल np, स्टैंडर्ड डेविएशन pq। तो npq कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, np की वैल्यू 5 इंटू q किसके इक्वल 9, q की वैल्यू 9/5 है पॉसिबल, तो रिजेक्ट, ये बात गलत है, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन करते जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो गया सभी का, बताओ किसी को प्रॉब्लम, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, √n/p/q। n कितना गिवन है 48, सक्सेस के चांस 0.75, फेलियर के चांस 0.25 है ना, क्योंकि सक्सेस प्लस फेलियर हमेशा 1।
हो गया सभी का? एन पी क्यू, कैलसीपी हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा n, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन r होता है। तो बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, छोटी वैल्यू, तो n कितना है, r कितना है 3। जो r के साथ वैल्यू होती है वो सक्सेस होती है, ठीक है। तो आप बताओ क्या क्या दे रखा है, n कितना 6, r कितना 3, सक्सेस किसको कह रहा है, हेड। हेड आने के चांस, टेल आने के चांस 1/2। इतनी बात क्लियर। अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है, सबकी आवाज, सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। सारी वैल्यू पुट करनी आती है, 6 c 3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 3। बाकी बची वैल्यू हो गया। बताओ किसी को प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज नॉन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल हिटिंग द टारगेट, टारगेट हिट कर दे उसके चांस है 1/8। 10 मिसाइल फायर की, यानी कि n कितना है 10। अब ये कह रहे कम से कम 2 तो हिट कर जाए। अब कम से कम 2 कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना सॉल्व करने में। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, माइनस कर देंगे 0 सक्सेस और 1 सक्सेस, तो कम से कम 2 सक्सेस आ जाएगी ना। यहां हमें क्या चाहिए थी, एटलीस्ट 2 सक्सेस, है ना, कम से कम 2 बार तो हिट हो जाए। तो एटलीस्ट 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल -9 -1। ओके यहां तक। अब n गिवन है, p गिवन है, क्यू फाइंड आउट कर ही सकते हैं, r पता लग गया, यहां 0 और 1 पुट करो फॉर्मूले में, 1 - 10 c 0, है ना, 0 सक्सेस। सक्सेस कितने बार, 0 टाइम। फेलियर कितना है, 7/8 कितनी बार, 10 टाइम। 10 c 1, सक्सेस कितने टाइम, 1 टाइम। फेलियर कितने टाइम, 9 टाइम। करो सोल्व। 7/8 इसको सीधा सीधा लिख लेना, 1 - 7/8 बताओ मुझे सोल्व करके कितना आता है, 0.8, इसकी पावर 10 -10, इधर 7/8 0.875, इसकी पावर 9, और डिवाइड में क्या है 8। डायरेक्ट ऑन कैलसी कर लेना, हो जाएगी 3611। हो गया सभी का? बताओ किसी को प्रॉब्लम, डन। कैलकुलेशन में बताओ किसी को प्रॉब्लम। 0.875 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल, ठीक है, मेमोरी माइनस। सिमिलरली ये 0.875 इंटू इक्वल इक्वल इंटू इक्वल इक्वल इंटू 10 डिवाइड 8 मेमोरी माइनस 1 मेमोरी प्लस MRC। चेक करो कितना आ रहा है। इधर आपका नहीं हुआ कैलसीट्रिक, 0.875 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल 10 पावर सॉल्व होगी मेमोरी माइनस में, फिर 0.875 इंटू इक्वल टू 3, फिर अगेन इंटू इक्वल इक्वल 9 पावर सॉल्व हो गई, इंटू 10 डिवाइड 8 मेमोरी माइनस 1 मेमोरी प्लस MRC। ठीक है, हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये कर दो क्वेश्चन। मीन बताओ कितना होता है NP, वेरिएंस कितना होता है NPQ।
एक बार यहां से पी और क्यू फाइंड आउट करो सभी फटाफट। ये वैल्यू कितनी है 4, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, पी की वैल्यू तो एन की वैल्यू, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि 1 सक्सेस यानी कि 8C1 सक्सेस 1 टाइम, सक्सेस के चांस 1/2 कितनी बार 1 टाइम, फेलियर के चांस 1/2 कितनी बार 7 टाइम। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। हो गया? हाँ जी, 6 क्वेश्चन डन सभी का। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। आर की वैल्यू कितने कह रहा है 5, मीन और वेरिएंस गिवन है, एनपी कितना 2, एनपी क्यू कितना 1.5। करो सोल्व। एनपी की वैल्यू पुट की 2, क्यू की वैल्यू कितनी आई, पी की वैल्यू, एन की वैल्यू, इतना हो गया। अब अपने को सक्सेस कितनी चाहिए 5, 8C5 सक्सेस कितने टाइम 5 टाइम, फेलियर कितने टाइम 3 टाइम। कर दो सोल्व। 8C5 8C3 के इक्वल 8 7 6 3 2, 0.255 टाइम, 0.75 3 टाइम। हो रहा है सभी से? आसान है, आसान है चैप्टर। 5 से 6 नंबर का आता है, 7 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी। बच्चे पढ़ते नहीं, अभी भी है ना 10 बच्चे मैं गिना दूं तुम्हें, बैठे तो है, मैं बोलना नहीं चाहती। हाँ गिनवा दूं, रिजल्ट बता देगा तुम्हारा। आगे से तो है नहीं, कुछ आगे भी है 1-2 तो ना। हाँ जी, 7th क्वेश्चन डन सभी का। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। ये कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी 5 सक्सेस। आर की वैल्यू 5 हो गई, मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है। मीन होता है एनपी, वेरिएंस एनपी क्यू। एनपी की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू आ गई, पी फाइंड आउट कर सकते हैं, पी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, एन आ गया। ठीक है, अब टोटल एन 8 है, 8 में से कितने सक्सेस चाहिए 5 सक्सेस। सक्सेस कितने टाइम 5 टाइम, फेलियर 3 टाइम। आर 5 क्यों लिया, क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो 5 सक्सेस की। हाँ जी 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टोटल 200 पेशेंट है, जब तक 10-20 तक वैल्यू है बाइनोमियल लगाओगे, उसे बड़ा डेटा हो जाएगा तो पॉइजन। टोटल 200 पेशेंट है तो एन कितना दे रखा है 200। ऑन एन एवरेज 1% को स्पेशल रूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑन एन एवरेज 1%, तो बताओ एनपी कितना आ रहा है 200 इंटू 1/100 कितनी वैल्यू 2, तो ये हो गई हमारी एम की वैल्यू। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पर्टिकुलर मॉर्निंग हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 3 या उससे ज्यादा पेशेंट को स्पेशल रूम की रिक्वायरमेंट हो गई, यानी कि आर कितना चाहिए 3, 4, 5 एंड सोन अप टू सोन इंफिनिटी, मतलब 200 तक। क्या चीज 1% पेशेंट है ना जिनको स्पेशल रूम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हाँ जी, अब आर एटलीस्ट 3 चाहिए। अब एटलीस्ट 3 तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना 200 तक, तो क्या फाइंड आउट कर दें टोटल
-9 -1 -2, तो एटलीस्ट 3 आ जाएगा। अब जब भी ऐसे बड़ी सी वैल्यू हो ना तो सीधा कैसे क्या करो, e की पावर -m कॉमन ले लिया करो। इसके बाद बनेगा 1 m स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, हमेशा ये वैल्यू बनेगी। अगर 3 तक है तो m³ बाय 3 फैक्टोरियल, 4 तक है तो m की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, जितने भी स्टेप है। ठीक है, अब e की पावर m की वैल्यू है ही हमारे पास -2 1 2 4 बाय 2। e की पावर -2 सॉल्व करना आता है, e की वैल्यू होती है 2.7183, इसका स्क्वायर है ना, कर दो सोल्व। यहां पे 5 और इधर 1, पूरा सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके अच्छा एक बार रुक जा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 पेशेंट बोल रहे हैं ना, मोर देन 3 से ज्यादा, एटलीस्ट नहीं बोला, मोर देन 3 बोला है, एटलीस्ट 4। एक वैल्यू और लो यहां पे -3, ये एक वैल्यू और लो इसमें, m की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल। एक बार ऐसा कर लेते हैं, रुको, दोबारा बोलेंगे। ये एक बार एडिटर ध्यान देना और ध्यान दे लेना एडिटर। हाँ, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एडिटर ध्यान दे लेना, ओए एडिटर, ठीक है। क्या हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तब इतना रफली बोल रहे था कि वो सुन ले। हाँ जी, अभी 8th क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टोटल 200 पेशेंट है, n की वैल्यू दे रखी है 200। जब तक हमारी 10 20 तक ऑब्जर्वेशन है, आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा और इसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सक्सेस के चांस स्मॉल होने चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं, 1% पेशेंट ऐसे जिनको स्पेशल रूम की रिक्वायरमेंट है, तो सक्सेस कितना है 1%। तो आप m कैलकुलेट कर सकते हो, m किसके इक्वल, n इंटू पी। ऑन एन एवरेज कितने, 200 में से 1% को स्पेशल रूम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऑन एन एवरेज कितने 2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पर्टिकुलर मॉर्निंग, ये कह रहे हैं कि केवल एक ही स्पेशल रूम था और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, मोर देन 3 पेशेंट वुड रिक्वायर स्पेशल रूम। 3 से ज्यादा पेशेंट को स्पेशल रूम की रिक्वायरमेंट थी, 3 से ज्यादा यानी कि एटलीस्ट 4। अब एटलीस्ट 4 कैसे फाइंड आउट करोगे, 4 5 6 अप टू सोन, 200 तक तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, टोटल बताओ ना, टोटल -9 -1 -2 -3। इतनी बात क्लियर। अब जब भी ऐसे बड़ी वैल्यू आ जाए, आप डायरेक्ट किया करो 1 माइनस e की पावर -m 1 m स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, जितने भी स्टेप जाना है, 3 तक जाना है, m³ बाय 3 फैक्टोरियल। यहां तक बात क्लियर है। अब m की वैल्यू हमें दे रखी है 2, पुट कर दो 1 माइनस e की पावर -2 1 2 4 बाय 2 8 बाय 6। e की पावर -2 सॉल्व करना आता है, e की वैल्यू होती है 2.7183, इसकी पावर -2। करो सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू कितनी आई, 13533, और यहां पे पुट कर दो 1428। हो गया सभी का। डन।
कर पा रहे हैं सभी? नहीं हो रहा? इधर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो ट्राई। 1 सक्सेस इज इक्वल टू 2 सक्सेस। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 4 सक्सेस की। 1 सक्सेस यानी कि e की पावर माइनस m की पावर 1/1 फैक्टोरियल। 2 सक्सेस e की पावर माइनस m की पावर 2/2 फैक्टोरियल। पहले इतना क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ, करो सोल्व। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? 4 सक्सेस। r कितना है? 4। तो ये देखो इसमें m लेस एन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू n इंटू पी से आई है, तो n तो ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर माइनस m की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। करो सिंप्लीफाई। e की वैल्यू आपको पता है 2.7183। फोर फैक्टोरियल 24, हो गया। हाँ जी, 9th क्वेश्चन डन सभी का। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, यानी कि Q1। एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए। Q1 की वैल्यू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? म्यू और सिग्मा। ध्यान से देखना, म्यू की वैल्यू तो ये हो जाएगी, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू के लिए यहां जो भी वैल्यू है उसका हाफ कर दो, वेरिएंस आ जाएगा। तो 72 का हाफ वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस कितना? 36। इसका स्क्वायर रूट आपका क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 हो गया, मीन 10 हो गया। पुट कर दो दोनों वैल्यू इसमें। Q1 की वैल्यू 10 माइनस 0.675 सिग्मा 6 हो गया सभी का। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, कि आपको फॉर्मूले में कुछ वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट वगैरह करना आएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 11th क्वेश्चन, देख लेते हैं, 2-3 हो रहे। हाँ जी 11th क्वेश्चन, 72 का नहीं, उसके हाफ का रूट करना है। 2 सिग्मा स्क्वायर होता है ना। हाँ जी इधर 11th क्वेश्चन, क्वार्टाइल्स बताओ। Q1 की वैल्यू किसके इक्वल? सबकी आवाज, सबकी आवाज, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। और Q3 की वैल्यू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 14.6। ये वैल्यू 25.4। फाइंड आउट करो फटाफट। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। साइन चेंज कर दो, ये वैल्यू कैंसिल। इधर कितना बन रहा है? कितना? 3, 5। और इधर कितना आ रहा है? 10 पॉइंट। सिग्मा की वैल्यू डन सभी का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है सभी को। Q1 बताना है किसके इक्वल? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। और Q3 की वैल्यू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रेशो होता है? 10:12:15। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। अब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। ये रेशो होता है 10:12। मीन डेविएशन कितना है? 16। तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। 16/12 इंटू 10। चेक करो कितना?
डन सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? सबकी आवाज, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा। तो अंडरस्टूड है छोटी वैल्यू क्या होगी? एक्स बार माइनस सिग्मा 40 और एक्स बार प्लस सिग्मा 60। तो पहले इतना क्वेश्चन करो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो। ये वैल्यू कैंसिल, -2 सिग्मा -20 सिग्मा कितना आ गया? 10। अब बताओ मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रेशो होता है? 12:15। ये वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू चेक करो कितनी आएगी? 10/15 इंटू 12 हो गया। बताओ क्लियर हुआ क्या? ठीक है, डन। 14th क्वेश्चन, क्वेश्चंस देखो ध्यान से, क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम होती है। एक क्वेश्चन ठीक से समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उस टाइप के। वीकली वेजेस ऑफ 5000 वर्कर, टोटल 5000 वर्कर है और उनका सैलरी का एवरेज फाइंड आउट कर लिया कि उनको सैलरी कितनी मिलती है? 700। और अप एंड डाउन कितना हो सकता है? 50 अप भी हो सकती है, 50 डाउन भी हो सकती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? अप एंड डाउन। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन कि जिनकी सैलरी 660 से, तो x यहां पे है 660 और 720 के बीच की वैल्यू है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो देखो अपने को फाइंड आउट करना है कि जिनकी सैलरी इसके बीच में लाई कर रही है, मींस ये वाला पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है? करना कैसे है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए जेड स्केल में चेंज करो। तो यहां पे जेड 0, इधर जेड फाइंड आउट करो और इधर जेड फाइंड आउट करो। जेड की वैल्यू बताओ होती क्या है? x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। x की वैल्यू कितनी है? 720। 720 माइनस एक्स बार कितना है? 700। सिग्मा कितना है? 50। एक बार चेक करके बताओ। 0.4। तो इधर जेड कितना आ गया? 0.4। सिमिलरली इधर फाइंड आउट करो। x कितना है? 660 माइनस 700 डिवाइड बाय 50 -0.8। तो ये वैल्यू आ गई -0.8। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो यहां पर एरिया आपको दे रखा है -0.8 से 0 तक का 0.2881। ये एरिया दे रखा है। ये एरिया भी आपको दे रखा है 0 से लेके 0.4 तक का 0.155। अपने को तो ये टोटल एरिया चाहिए ना, टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड करो, बताओ कितना आ गया? 0.43। यहां तक हो गया। अब देखो ये चांस है, इतने चांस है, यानी कि 44% चांस है जिनकी सैलरी 660 से लेके 720 के बीच की होगी। और वर्कर कितने हैं टोटल? 5000। तो ऑन एन एवरेज कितने वर्कर? ऑलमोस्ट 50%। तो चेक करना कितने वर्कर, एन कितना है? 5000। चांसेस कितने हैं? 4435। तो एन इंटू पी होता है ना एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी। तो चांसेस बताओ कितने हो गए? 2218। ऑलमोस्ट आधे वर्कर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर 2 साइडेड वैल्यू है, एक वैल्यू लेफ्ट साइड है मीन वैल्यू के, एक राइट साइड है, तो जो भी एरिया दे रखा है दोनों एरिया ऐड कर दो। अगर एक ही साइड है दोनों वैल्यू, मान लिया एक वैल्यू इधर एक वैल्यू इधर होती, एक ही साइड होती, तो दोनों एरिया को आपस में सबट्रैक्ट कर दो। अगर केवल वन साइडेड वैल्यू है, केवल ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन है, तो 0.5 से जो भी एरिया दे रखा है वो सबट्रैक्ट कर दो। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे एक बार प्रॉपर समझ लो क्योंकि तो शॉर्टकट तुम अपने आप कर लोगे। एक बार प्रॉपर एक क्वेश्चन पे और कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? टोटल 800 स्टूडेंट है जिनका ऑन एन एवरेज वेट दे रखा है। वेट देखो कितना दे रखा है? 50। और अप एंड डाउन कितना हो सकता है? 20। ये कह रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें बताना है वेट कितना हो 46 से 62। इसको जेड स्केल में चेंज किया, यहां जेड स्केल में चेंज करो, जेड की वैल्यू 0, इधर जेड मुझे फाइंड आउट करके बताओ। 62 माइनस 50 डिवाइड बाय 20 0.6। इधर चेक करो 46 माइनस 50 डिवाइड बाय 20 -0.2। तो
तो अपने को ये टोटल एरिया चाहिए ना, ये वाला। तो यहां से यहां तक बताओ कितना एरिया है, ये -2 तक 0.0793, और यहां से यहां तक कितना एरिया है 0.2257। अपने को तो ये दोनों एरिया चाहिए ना, तो दोनों एरिया को ऐड कर दो 0.305, और ये प्रोबेबिलिटी आ गई। n कितना है 800, तो कितना आंसर n इंटू पी 244। ठीक है। अब अगर मान लिया इसमें फाइंड आउट करना होता, एक बार इसी में मुझे करके बताओ, जिनका वेट 62 kg से ज्यादा है, मोर देन 62, ठीक है। अब 62 kg से ज्यादा वेट चाहिए, तो देखो ये वाला पोर्शन चाहिए ना हमें, है ना। तो ये वाला एरिया यहां से यहां तक कितना है 0.2257, टोटल एरिया कितना होता है 0.5 में से 2257 हटा दो 0.2743। समझ में है कैसे फाइंड आउट करना है। अगर मान लिया एरिया आपको चाहिए 46 से लेस, 46 से लेस बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। 0.5 से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0.5 माइनस 0.0793, 0.407, तो ये चांस आ गए। तो इधर वाली वैल्यू हो गई 0.4207। एक्सपेक्टेशन चाहिए तो 800 से मल्टीप्लाई। तो बस ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है। समझ में आया। तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अगर मान लिया आपके 6 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, इतना करके भी। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना ये वाला पोर्शन। ठीक है, ओके, बाय बाय।